इन कंटिन्यूएशन विद द 60 डेज ऑफ लॉकडाउन फुल सिलेबस ब्रेकडाउन, ये रोटेशनल मोशन के बेसिक्स की सीरीज की दूसरी वीडियो है। तो गाइस इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इस पर मैंने रोटेशनल मोशन के बेसिक्स क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज हो जाएं और अगर आपको कहीं उन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है तो वो दिक्कत क्लियर हो जाए, ताकि हम आगे आने वाले रोटेशनल मोशन के एडवांस प्रॉब्लम्स कर सकें। तो यार मुझे ऐसा लगा कि उस वीडियो में जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए वो सफिशिएंट नहीं है, तो इस वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। तो गाइस आर यू रेडी? तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यार इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेटलेस रॉड है विच इज एक्टेड अपॉन बाई 2 पैरेलल फोर्सेस एट इट्स एंड्स और द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज 3 मीटर। और गाइस एक फोर्स F दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 6 न्यूटन है। तो हम इस फोर्स को कहाँ पे लगाएं ताकि ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो। तो गाइस अगर हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो हमें ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों का ध्यान रखना होगा। तो यार अगर हम बात करें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, तो यार इस डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए, और ये तो काफ़ी ऑब्वियस है क्योंकि 6 न्यूटन का फोर्स जो है वो 2 और 4 न्यूटन के फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो किसी x डिस्टेंस पे है नीचे वाले पॉइंट से। तो अगर हम बात करें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, तो यार 6 न्यूटन इज इक्वल टू 2 + 4, तो ये चीज़ तो पहले से इंश्योर्ड है। अगर हम बात करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, तो यार किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क शुड बी 0। तो गाइस अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करें और इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क की एक्सप्रेशन लिखें, तो यार पहले तो 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बट इसकी डिस्टेंस एक्सिस से जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है वो 0 है, इसलिए 4 न्यूटन इंटू 0। और हम अगर बात करें 6 न्यूटन की फोर्स की, तो दैट विल बी 6 न्यूटन इंटू डिस्टेंस इज एक्स। और अगर हम बात करें 2 न्यूटन वालों की, तो दैट विल बी 2 न्यूटन इंटू 3। अब हम बात करें साइन की, तो यार इसका तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि ऑलरेडी 0 है। और अगर हम 6 न्यूटन और 2 न्यूटन की वजह से टॉर्क देखें, तो यार 6 न्यूटन वाला जो है वो रॉड को इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, और जो 2 न्यूटन का फोर्स है वो रॉड को उसके जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम किसी एक को पॉजिटिव मानते हैं तो दूसरे को ऑब्वियसली नेगेटिव लेंगे। तो यार ये हो गया अपना नेट टॉर्क, और क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम है इसलिए नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो विल गेट x इक्वल टू 1 मीटर। दैट्स द आंसर। तो यार अगर हम इस रॉड के निचले एंड से 1 मीटर ऊपर 6 न्यूटन की फोर्स लेफ्टवर्ड्स लगाएं, तो ये जो सिस्टम है इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो गाइस दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सबसे बन चुका होगा, और अगर नहीं बन रहा है तो यार ये काफ़ी सीरियस बात है। तो गाइस अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यार इस क्वेश्चन में 2 सर्कुलर डिस्क दिया हुआ है, और अगर हम पहले डिस्क की बात करें तो उसकी रेडियस r दी हुई है और थिकनेस t दी हुई है, और वहीं पे दूसरे डिस्क की रेडियस 4r दी हुई है और थिकनेस t/4 दी हुई है। तो गाइस वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क एंड ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क, और the axis about which we need to calculate the moment of inertia is this, that is passing through the center and perpendicular to the plane of the disk। अब यार चूंकि थिकनेस यूनिफॉर्म है दैट इज t, इसलिए दोनों ही केसेस में मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूनिफॉर्म कंसीडर करेंगे। तो यार सबसे पहले तो हम दोनों डिस्क की डेंसिटी को रो अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही डिस्क जो है सेम मटेरियल से बने हुए हैं। अब अगर हम पहले डिस्क के मास की बात करें दैट विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा πr² इंटू थिकनेस t। और अगर हम दूसरे डिस्क की मास की बात करें दैट विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम विल बी पाई इंटू 4r² इंटू थिकनेस दैट इज t/4। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो वो होता है सर्कुलर डिस्क के केस में mr²/2। तो यार इस केस में जो Ix की फाइनल वैल्यू होगी, अगर हम मास की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो विल गेट हाफ पाई रो r⁴। सिमिलर कैलकुलेशन हम अगर दूसरे डिस्क पे करें तो Iy की फाइनल वैल्यू जो होगी दैट विल बी 32 पाई रो r⁴ इंटू थिकनेस t। और एक बात और, यहाँ पे मैं थिकनेस t लिखना भूल गया, तो यार आप इन सब बातों का ध्यान रखें। वैसे कोई मैटर भी नहीं करता क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, तो ऐसी गलती को तो हम खुद स्पॉट कर लेंगे। तो अब अगर मैं Iy/Ix निकालूं तो वी विल गेट 64। तो यार जो Iy और Ix की रिलेशन है दैट इज Iy इज इक्वल टू 64 Ix, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो यार लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है जिसकी
इनिशियल रेडियस r है और ये जो स्फीयर है वो फ्री स्पेस में रोटेट कर रहा है किसी भी रैंडम एक्सिस के अबाउट, और जैसे जैसे वो रोटेट कर रहा है इस स्फीयर की जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रही है, यानी कि कुछ समय बाद वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो अगर हम रेडियस को इंक्रीज करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट बी अफेक्टेड? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और यार एक बात और, जैसे जैसे इस स्फीयर का रेडियस बढ़ रहा है उस स्फीयर का मास हमेशा ही सेम है, तो यार इसका मास इज ऑलवेज सेम। तो गाइस गिव दिस क्वेश्चन अ फेयर ट्राई, फिर देखते हैं कि किसका उत्तर सही आया और किसका गलत। तो यार जैसा कि इस क्वेश्चन को हमने देखा, इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी ग्रेविटी की बात नहीं की गई है, तो इसीलिए हम अज्यूम करेंगे कि इस सिस्टम में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। तो यार अगर इस सिस्टम पे ग्रेविटी नहीं है इसका मतलब कि इस स्फीयर पे कोई नेट फोर्स नहीं होगा, ना ही कोई नेट टॉर्क होगा। तो यार अगर फोर्स नहीं है, टॉर्क नहीं है, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि इस चीज़ का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी कंजर्व्ड। तो यार आंसर तो यहीं पे आ गया कि एंगुलर मोमेंटम विल नॉट चेंज। अब हम अदर ऑप्शंस को भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो पहले हम आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² इंटू सम कॉन्स्टेंट k, और इस केस में स्फीयर का मास सेम है और रेडियस बढ़ रहा है, इसलिए यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, इसलिए ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। फिर हमें पता है कि इसकी एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज आई ओमेगा, इट इज़ अ कांस्टेंट, और आई बढ़ रहा है तो यार एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को उसी ऑर्डर में घटना पड़ेगा ताकि आई ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहे। तो यार ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब यार चूंकि ओमेगा भी चेंज हो रहा है इसलिए रोटेशनल किनेटिक एनर्जी तो चेंज ही होगा, क्योंकि रोटेशनल किनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें आई भी बढ़ रहा है, ओमेगा भी बढ़ रहा है, सॉरी ओमेगा घट रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यार आई बढ़ रहा है और ओमेगा घट रहा है, तो क्या ये बैलेंस होगा? नहीं, बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि आई ओमेगा कांस्टेंट है। इसका मतलब कि जिस रेट से आई बढ़ रहा है उसी रेट से ओमेगा घट रहा है, और यहाँ पे ओमेगा पे स्क्वायर है। तो यार अगर मैं इसको आई ओमेगा इंटू ओमेगा बोलूँ तो यार हाफ आई ओमेगा कांस्टेंट हो सकता है, पर ये एक ओमेगा घटर मोर आएगा जो कि रोटेशनल किनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको सिस्टम पे कितने फोर्सेस हैं, क्या टॉर्क है, उसे एनालाइज करना है। फिर उसके बाद ये देखना है कि क्या कोई फोर्स कांस्टेंट है या फिर क्या फोर्स वेरिएबल है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें अलग अलग कंक्लूजन्स पे आना है, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया। तो कैसे जब आते हैं अगले सवाल पे। तो यार इस क्वेश्चन में एक प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है। तो यार हम एक पार्टिकल को जिसकी कि मास m है उसे हम किसी थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी v0। तो हमें उस चीज़ की एंगुलर मोमेंटम निकालनी है फॉर द कंडीशन t लेस देन v0 साइन थीटा बाई g। तो यार आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, देन वी विल कम टू द सॉल्यूशंस। तो यार सबसे पहले हम अगर इस कंडीशन को ध्यान से देखें दैट इज t लेस देन v0 साइन थीटा अपॉन g, तो हमें पता चलेगा कि ये जो टाइम है इट इज़ द टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट, क्योंकि यार ये है वेलोसिटी का इधर का कंपोनेंट डिवाइडेड अपॉन बाई g। तो जब तक ये प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच नहीं जाता उसके पहले तक के मोशन को हमें एनालाइज करना है और इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो यार अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो होता है मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ द रेडियस वेक्टर। तो यार सबसे पहले हम इसके लिए किसी जनरल टाइम t पे वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं। तो यार इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी हमेशा ही v0 cos थीटा होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। पर अगर हम इस डायरेक्शन में बात करें तो यार इनिशियल वेलोसिटी है v0 साइन थीटा, और ये जो वेलोसिटी है उसको ग्रेविटी g घटा रहा है, इसलिए माइनस gt और दिस मच j कैप। अब हम बात करते हैं रेडियस वेक्टर की, तो दैट विल बी, तो पहले अगर हम x कॉम्पोनेंट की रेडियस की बात करें किसी t टाइम में तो दैट विल बी v0 cos थीटा इंटू t, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। पर अगर हम बात करें y की डायरेक्शन की तो यार इसमें तो इनिशियल वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है, तो इसके लिए जो डिस्टेंस आएगा वो होगा v0 साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप। ये यार आपका ut प्लस हाफ at स्क्वायर का एक्सप्रेशन ही है। तो यार हमें वेलोसिटी मिल गया, रेडियस मिल गया। अब बात आती है एंगुलर मोमेंटम की, तो दैट विल बी मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर दैट इज दिस क्रॉस विथ रेडियस वेक्टर। तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और उसको मास से मल्टीप्लाई करें तो विल गेट माइनस हाफ mg v0 t स्क्वायर इंटू कॉस थीटा k कैप। तो यार k कैप है आपका डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम विच विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच दिस प्रोजेक्टाइल इज हैपनिंग, क्योंकि यार वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर दोनों ही वेक्टर
वर्टिकल प्लेन में है, और जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन। तो यार कई लोग इस क्वेश्चन में सोच रहे होंगे कि ये किस एक्सिस के अबाउट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पॉइंट। इस सिस्टम के लिए हम किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो वो सेम ही होगा। तो यार आपको इतना चिंता नहीं करना। अगर कोई इजी पॉइंट दिख रहा है जिसके अबाउट आप ये वी आर साइन थीटा ईजिली लिख पा रहे हैं, तब तो यार आप एम वी आर साइन थीटा का यूज़ करें। अदरवाइज इतना समय बर्बाद ना करें, सिंपली ये एक्सप्रेशन यूज़ करें, क्योंकि यार क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में उतना समय नहीं लगता। आखिरकार आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं और जेई वालों की मैथ्स तो यार अच्छी मानी जाती है। तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस इन दिस क्वेश्चन अ रॉड इज हिंज्ड अबाउट दिस पॉइंट, और एक बॉल जिसका कि मास कुछ m है वो u वेलोसिटी से इस रॉड को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल बी कंजर्व्ड। पहला है लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस बॉल प्लस रॉड सिस्टम, दूसरा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ए, तीसरा है किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और चौथा है लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल। और ये कह रहा है कि ये कोलिजन इलास्टिक नेचर का है। तो एज गिव दिस क्वेश्चन सम टाइम। तो यार हम आते हैं सोल्यूशन पे। तो यार अगर मैं इस रॉड पे फोर्सेस देखूं तो यार दो तो हिंज फोर्सेस होंगे इस और इस डायरेक्शन में, और एक ग्रेविटी का फोर्स होगा जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इस हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो यार इस पॉइंट के अबाउट कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो कि टॉर्क दे। तो यार नेट टॉर्क पॉइंट ए के अबाउट तो जीरो ही होगा, क्योंकि ना तो इस फोर्स का टॉर्क आएगा, ना तो इस फोर्स का, और ना ही इस फोर्स का टॉर्क आएगा। और अगर नेट टॉर्क जीरो है इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। और दूसरी बात ये कि कोलिजन इलास्टिक है, और जो ये तीन फोर्सेस दिए हुए हैं इन तीनों फोर्सेस का कोई भी वर्क डन नहीं है। और यार इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस नहीं होता। और जहाँ तक बात है वर्क डन की, क्योंकि सारे वर्क डन जीरो है, और अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें तो समेशन W इज इक्वल टू डेल्टा के ई। तो यार यहाँ पे किनेटिक एनर्जी का चेंज भी जीरो होगा, इसीलिए किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ऑल्सो बी कंजर्व्ड। तो अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूँ तो यार अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बॉल के लीनियर मोमेंटम की बात करूँ तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यार कोलिजन के बाद वेलोसिटी में चेंज आएगा, और अगर वेलोसिटी बदल रहा है तो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। इसलिए यार सिर्फ और सिर्फ बॉल का तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। पर अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल प्लस सिस्टम, तो यार जैसे ही कोलिजन होगा यहाँ पे हिंज फोर्स आएगा, और ये जो हिंज फोर्स है ये दर्शा रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स है। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स है और साथ ही साथ इलास्टिक कोलिजन की वजह से इम्पल्स फोर्स भी रोल में आएगा, जिसकी भी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल ही होगी। तो यार इन फोर्सेस की वजह से लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस सिस्टम भी कंजर्व नहीं होगा। होप यू गेट इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार इस क्वेश्चन में एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है जिसकी इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, और एक डिस्क जिसका रेडियस r और मास m है, इसको इस प्लेन के अलॉन्ग ऊपर की तरफ रोल किया गया है। तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी इफ द मोशन इज प्योर रोलिंग। तो यार इस स्फीयर पे अगर हम फोर्सेस की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो यार नीचे की तरफ लगेगा मास इनटू ग्रेविटी दैट इज mg, और क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए इस साइड में लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स F। तो अगर हम इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन a लिखें तो दैट विल बी mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन द मास दैट इज m, जिस पे अगर हम थीटा की वैल्यू पुट करें तो विल गेट g/2 माइनस f/m, दैट विल बी इक्वेशन 1। और अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की बात करें so that will be moment of inertia टॉर्क अपॉन आई, क्योंकि टॉर्क होता है I अल्फा। तो अगर हम इस पर टॉर्क देखें तो दैट विल बी फ्रिक्शनल फोर्स इनटू रेडियस r। और अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की बात करें अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास, सो दैट विल बी mr² अपॉन 2। तो यार अल्फा की जो फाइनल वैल्यू होगी दैट विल बी 2f अपॉन mr, लेट इट बी इक्वेशन 2। अब यार क्योंकि प्योर रोलिंग की कंडीशन दी हुई है इसीलिए एक्सेलरेशन जो होगा वो अल्फा आर के बराबर होगा। और अगर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन टू बी mg/6 एंड दैट्स द फाइनल आंसर। तो यार ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमने रोलिंग के कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए। तो यार अगर कोई चीज़ प्योर रोलिंग में है तो ये कंडीशन अल्फा इक्वल्स टू a/r या फिर a इक्वल्स टू अल्फा आर हमेशा होल्ड करता है। तो इस क्वेश्चन में एक क्यूब दिया हुआ है जिसके डायमेंशंस हैं a क्रॉस a क्रॉस a, और उसकी मास a दी हुई है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस इतना रफ है
ताकि ये जो क्यूब है वो किसी भी कंडीशन में स्लाइड ना करे। तो अगर हम इस पॉइंट पे ऊपर से a/4 डिस्टेंस पे एक फोर्स F लगाते हैं तो गाइस व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर द ब्लॉक टू टिल्ट अबाउट दिस एज। तो यार अगर हम इस क्यूब का फ्रंट व्यू देखें और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इट विल लुक लाइक दिस। फोर्स F, फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg। और यार एक और फोर्स है नॉर्मल फोर्स जो कि मिसिंग है। तो यार नॉर्मल फोर्स की जो लोकेशन है उसे डिसाइड करने के लिए हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम ये कैपिटल फोर्स F लगा रहे हैं वो इस क्यूब को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा और इस एज के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो यार जो अपना नॉर्मल फोर्स है वो हो सकता है कि यहाँ लग जाए या फिर यहाँ लग जाए। तो यार नॉर्मल फोर्स जहाँ भी लगे वो हमेशा इस मोशन को अपोज करेगा। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इस क्यूब को बस हल्का सा टिल्ट करना है। तो हल्का सा टिल्ट करना है इसका मतलब कि यार नॉर्मल फोर्स तो अपनी पूरी जान लगा देगा रोकने के लिए। इसलिए नॉर्मल फोर्स की लोकेशन यहाँ होगी कुछ इस तरह ताकि वो मैक्सिमम टॉर्क से इस फोर्स के टॉर्क को अपोज कर सके। अब हम अगर इस पॉइंट F से इस सिस्टम पे नेट टॉर्क लिखें so that will be F into 3a/4 plus mg into a/2 minus the normal force that is mg into a। और यार ऑब्वियसली ये नेट टॉर्क 0 होगा क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन है इस क्यूब को टिल्ट करने की। और यार 0 करने से अच्छा ये है कि इस एक्सप्रेशन को अगर मैं पॉजिटिव बोल दूँ इसका मतलब कि एक टॉर्क है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कि इस क्यूब को इस एज के अबाउट टिल्ट करा सकता है। तो अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो वी विल गेट कैपिटल फोर्स F इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2/3 mg इफ वी वांट द क्यूब टू टिल्ट अलोंग इट्स एनी साइड। तो यार जो फोर्स की मिनिमम वैल्यू है वो भी यही होगी। तो यार दिस इज आवर आंसर 2/3 mg। तो यार आते हैं अगले सवाल की तरफ। यार इस सवाल में एक रिंग दिया हुआ है जिसकी मास m और रेडियस r दी हुई है और यार इस रिंग को वर्टिकल प्लेन में किसी भी तरह से अटैच किया गया है। तो यार अगर इसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे एक बीड दिया हुआ है जो कि इस रिंग के अलोंग स्लाइड करके आगे बढ़ता है। अगर हम इसे हल्का सा धक्का दे दें तो जब ये बीड इस टॉप मोस्ट पोजीशन से इस बॉटम पोजीशन पे आ जाएगा देन व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। तो यार इस क्वेश्चन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ग्रेविटी के अलावा, कोई भी डिसिपेटिंग फोर्स नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन की बात नहीं कही गई है। तो फिर इसका मतलब कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होगा। तो यार हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर यूज़ करें तो यार इनिशियली ये जो बीड है जब वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है तो उसकी वेलोसिटी 0 है और इस पूरे सिस्टम का ओमेगा भी 0 है। तो जब ये बीड इस बॉटम मोस्ट पोजीशन पे आ जाता है तो लेट अस अज्यूम कि उसकी ओमेगा कुछ ओमेगा नॉट हो जाएगी। तो हमें इस ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो जब ये बीड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा तो ये कुछ 2 mgr ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा और इतनी ही एनर्जी ये सिस्टम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गेन करेगा। तो अगर हम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखें तो पहले हम लिखते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv²। फिर हम लिखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज I ओमेगा स्क्वायर। और इस केस में जो I होगा इट विल बी सिंपली mr² इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें इट विल बी ओमेगा नॉट इंटू r क्योंकि यार ये जो बीड है वो इस रिंग से अटैच्ड है और जिस भी ओमेगा से रिंग घूम रही है उसी ओमेगा इंटू r से इस बीड की वेलोसिटी डिटरमाइंड होगी। तो अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें तो विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट टू बी √4g/3r। दैट्स द फाइनल आंसर। तो यार लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी l दी हुई है। तो अगर हम इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के मोशन की फ्रीक्वेंसी ओमेगा को अगर डबल कर दें और काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दें तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो यार जो चीज़ इस चीज़ क्वेश्चन को सॉल्व करती है वो है एक एक्सप्रेशन दैट इज किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ l ओमेगा। तो अगर आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करें तो आप इस बात को वेरीफाई कर पाएंगे कि किनेटिक एनर्जी का जो ये एक्सप्रेशन है वो सही है। तो यार अगर हम L को एक तरफ ले लें और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करें तो विल गेट L इज़ प्रोपोर्शनल टू किनेटिक एनर्जी अपॉन ओमेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि किनेटिक एनर्जी को हमने आधा कर दिया और ओमेगा को डबल कर दिया। तो इसका मतलब कि यार न्यूमरेटर वाला टर्म की वजह से एक 1/2 आ गया और डिनोमिनेटर वाले के टर्म की वजह से भी एक 1/2 आ गया। तो यार फाइनली जो अपना एंगुलर मोमेंटम होगा
that will be angular momentum into half, which comes due to the kinetic energy, into 1/2 which is due to this ओमेगा। तो गाइस अपना एंगुलर मोमेंटम 1/4 हो जाएगा इनिशियल का। दिस इज द आंसर। तो यार आते हैं एक और सवाल की तरफ। तो इस क्वेश्चन में ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल दिया हुआ है जिसकी रेडियस r है और एक स्मॉल बॉल है जिसकी रेडियस स्मॉल r है। वो प्योर रोलिंग करते हुए इस बॉल के बॉटम तक आता है। तो यार इस बॉटम पोजीशन पे व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यार मैं अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो दैट इज़ हाफ mv², और अगर मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो दैट इज़ हाफ I ओमेगा²। और क्योंकि यहाँ पे प्योर रोलिंग दिया हुआ है इसलिए v इज इक्वल टू ओमेगा r। और क्योंकि यार यहाँ पे स्फेरिकल बॉल है इसीलिए I की वैल्यू होगी 2/5 mr²। तो अगर हम इस चीज़ को यूज़ करें और इन दोनों का रेशियो निकालें, सो विल गेट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी 5/2 एंड दैट्स द आंसर। तो यार इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। यार एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड सिलेंडर है और दोनों का मास m और रेडियस r है। अगर इन दोनों को साइमल्टेनियसली इस इंक्लाइन के टॉप से छोड़ दिया जाए तो यार जैसे जैसे वो नीचे आएंगे या फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सलरेशंस। तो यार इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। इसका जो असली आंसर है उसको मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और यार एक बात और, जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं उनके लिए यार, जैसे ही हमारी वीडियो यूट्यूब पे आती है उससे आधे घंटे तक हमारी टीम कमेंट सेक्शन में लाइव होती है। तो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछें, तुरंत आंसर दिया रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एग्ज़ाम्स।